हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रपोज डिविडेंड का टॉपिक जो कल हमने बीच में थोड़ा छोड़ दिया था। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा आपको 5-7 मिनट की रिवीजन कल का एक लेक्चर समराइज करवा के फिर आई विल प्रोसीड। ओके, मेक सेंस? देखिए, मैंने आपको बताया था डिविडेंड दो तरीके के शेयर्स पे पे किया जाता है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर होता है जिनको प्रायोरिटी मिलती है डिविडेंड के केस में। अगर आपको इक्विटी शेयर का डिविडेंड गिवन है एग्जाम में कि आप इक्विटी पे इंटरम या फाइनल कोई भी डिविडेंड दीजिए, इफ इक्विटी डिविडेंड इज गिवन, ये डिविडेंड कोई भी हो सकता है, इट कुड बी फाइनल डिविडेंड और इट कुड बी इंटरम डिविडेंड। एनी डिविडेंड इज गिवन टू यू, प्रेफरेंस डिविडेंड विल ऑलवेज बी पेड आउट। अगर आप इक्विटी का डिविडेंड दे रहे हो तो यू कैन नॉट फॉरगेट द प्रेफरेंस शेयर, you need to pay dividend to preference share as well. This is the first point you need to understand. ठीक है, बस 2-3 ही पॉइंट है डिविडेंड के जिस पे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो ये वन ऑफ द पॉइंट है कि आपको गिवन होता है कि इक्विटी पे आपने इंटरम डिविडेंड 10% का दिया, प्रेफरेंस के बारे में वो साइलेंट होता है क्वेश्चन, तो साइलेंट है तो आप अपने आप से अज्यूम करेंगे कि अब अगर आप इक्विटी का इंटरम दे रहे हो या इक्विटी का फाइनल भी दे रहे हो, कोई भी डिविडेंड आप इक्विटी का दे रहे हो, तो आप प्रेफरेंस को तो फॉर श्योर देंगे ही देंगे डिविडेंड का। ठीक है, अमाउंट, और कितना अमाउंट देंगे डिविडेंड का जो सामने इसके लिखा होगा। ठीक है, 8%। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, अब इसका ट्रीटमेंट और सीख लें हम साथ साथ। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, आप डिविडेंड पे करेंगे प्रेफरेंस पे, आप डिविडेंड पे करेंगे इक्विटी पे, तो आप कहेंगे फाइनेंसिंग में इक्विटी डिविडेंड पेड माइनस हो जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड पेड माइनस हो जाएगा फाइनेंसिंग में, तो फाइनेंसिंग में ये दोनों ही माइनस हो जाएंगे। ठीक है, और सेकंड टाइम यही दोनों जो डिविडेंड आपने पे किए हैं, ये जब आप पीबीटी निकालते हो, राइट, जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें ये दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, मेक सेंस? जो आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हो, मैं आपको ना 4 चीजें प्लस करनी है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, डिविडेंड पेड, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। तो जो डिविडेंड पेड है उसमें ये दोनों तरीके के डिविडेंड प्लस हो जाएंगे, इंटरिम या फाइनल ऑन इक्विटी एंड प्रेफरेंस ऑन फाइनल डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, राइट, तो दोनों डिविडेंड ऊपर प्लस हो जाएंगे और नीचे फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएंगे। ठीक है, ये नॉर्मल सिनेरियो में ऐसा ही होता है, जो डिविडेंड आप यहाँ माइनस कर रहे हो वो ऊपर पीबीटी में प्लस होता है। ठीक है, पीबीटी निकालने के लिए प्लस होता है, पीबीटी में प्लस नहीं होता। ठीक है, पीबीटी में तो ऑलरेडी प्लस ही है वो, राइट, मेक सेंस? क्लियर हो गया बच्चों? ये पहला पॉइंट समझ आ गया आप लोगों को? मैंने क्या समझाया पहले पॉइंट में, बार बार मैं क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि ये पॉइंट मुश्किल है, ये डिफिकल्ट है डिविडेंड का कॉन्सेप्ट इसमें, इसलिए मैं बहुत फोकस देके समझा रही हूँ आप लोगों को कि अगर आपके पास इक्विटी का डिविडेंड एग्जाम में गिवन है तो प्रेफरेंस का आपको श्योर देंगे, और इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों का डिविडेंड आप फाइनेंसिंग में, क्योंकि आपने पे किया है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जितना आपने सब्ट्रैक्ट किया है उतना ही ऊपर पीबीटी में प्लस कर देंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आप इक्विटी पे 2 तरीके का डिविडेंड देते हैं, इंटरिम और फाइनल। फाइनल का मतलब लास्ट में जो आप डिसाइड करते हो, जो लंबा प्रोसीजर कल मैंने आपको सिखाया था, ये फाइनल डिविडेंड का प्रोसीजर है। तो इंटरिम डिविडेंड होता है मिडिल ऑफ द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर आपके पास बहुत ज्यादा ह्यूज प्रॉफिट आपने कमाया, तो आप ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड पे कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको डिविडेंड पे करने का क्या ट्रीटमेंट होता है, एक तो आप फाइनेंसिंग में इंटरिम डिविडेंड पेड माइनस कर देंगे, और पीबीटी में उसी पेड अमाउंट को प्लस कर देंगे। ठीक है, सेम अमाउंट को प्लस कर देंगे, मेक सेंस? और इंटरिम डिविडेंड इक्विटी पे देने से पहले यू विल मेक श्योर कि प्रेफरेंस का डिविडेंड दिया हुआ है कि नहीं, जो मैंने अभी बात यहाँ कही थी। ठीक है, समझ गए? और ये जो मैं पीबीटी बार बार बोल रही हूँ, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, सेल में से आपने एक्सपेंसेस माइनस किए, वो आपके 7-8 एक्सपेंसेस होते हैं, तो पीबीटी आता है, फिर टैक्स माइनस करते हो, पैट आता है, पैट में से रिजर्व माइनस करते हो, डिविडेंड पेड माइनस करते हो, सारे तरह का डिविडेंड माइनस हो जाता है, इंटरिम, फाइनल, एवरीथिंग। ठीक है, प्रेफरेंस पे इंटरिम डिविडेंड जो है आपकी बुक में नहीं है, प्रेफरेंस का सिर्फ फाइनल ही डिविडेंड आता है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार सिर्फ फाइनल ही डिविडेंड प्रेफरेंस का
आएगा, ठीक है। फिर कैरेट टू बैलेंस शीट आ जाता है, जो बच जाता है पैसा, और वो आप रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये फाइनल डिविडेंड का मैम थोड़ा थोड़ा ना दोबारा रिपीट कर दो, ये ना इतना अच्छे से क्लियर नहीं हुआ था कल। आई नो बच्चों, आई नो कि आप क्या एक बार में समझ सकते हैं और क्या नहीं समझ सकते एक बार में। देखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरा साल चला जाता है। 31 मार्च की रात 8 बजे जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी एक मीटिंग बुलाते हैं और वो सोचते हैं कि हम जो है डिविडेंड 10% का देने का विचार करते हैं। तो वो उनको प्रपोज डिविडेंड कहा जाता है। प्रपोज डिविडेंड मीन्स डिविडेंड प्रपोज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सो व्हाट डू वी कॉल इट? प्रपोज डिविडेंड को डिविडेंड प्रपोज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड पे करते हैं, पे नहीं सॉरी प्रपोज कर रहे हैं, सिर्फ वो विचार कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रपोज डिविडेंड कहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम 10% का डिविडेंड देंगे। उसके 6 महीने के बाद, मतलब मैक्सिमम 6 महीने का गैप होता है, मिनिमम तो चाहे आप अगले दिन भी रख सकते हो, बोर्ड एनुअल जनरल मीटिंग। 6 महीने के बाद एक एजीएम होती है आपकी। ये एजीएम इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। 6 महीने बाद एजीएम होती है। एजीएम में हम सारे शेयर होल्डर को नोटिस भेजते कि आप आइए एजीएम अटेंड कीजिए। बहुत बड़े से होटल में एक एजीएम प्लान करते हैं वो लोग, ठीक है। इट्स गुड टू अटेंड द एजीएम, यू विल गेट लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट द कंपनीज, ठीक है। इफ यू एवर गेट अ चांस टू अटेंड एजीएम तो यू मस्ट अटेंड। मैम आपने कभी अटेंड किया है? मैंने लाइव अटेंड नहीं किया है, हाँ वर्चुअल अटेंड की है, ठीक है। तो एजीएम आप अटेंड कीजिए। तो इस एजीएम में हम शेयर होल्डर से पूछते हैं कि हम आपको 10% का डिविडेंड पे कर दें, हम आपको 10% का डिविडेंड पे कर दें। तो शेयर होल्डर्स कहते हैं हाँ। वो ना भी कह सकते हैं, ना कह दे तो हम डिविडेंड नहीं पे करेंगे। और अगर आप कह रहे हो हाँ हाँ डिविडेंड पे कर दीजिए, तो आप क्या करते हो? जैसी ये कैसे हाँ कहते हैं, इनकी ना वोटिंग करवाई जाती है शेयर होल्डर्स की। तो 50% शेयर होल्डर कहते हैं हाँ पे कर दीजिए, तो वो प्रपोज डिविडेंड बिकम डिविडेंड पेएबल। The moment it become dividend payable, it becomes your current liability. ये क्या बन जाता है? आपका करंट लायबिलिटी बन जाता है। और इस लायबिलिटी को आप 30 दिन के अंदर अंदर पे कर देते हो, ठीक है। 30 दिन के अंदर अंदर पे कर देते हो। आप पे कर दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पे कर पाए तो अनक्लेम डिविडेंड या अनपेड डिविडेंड अकाउंट में स्टैंड करता है वो अमाउंट, और फिर 7 साल तक वही वेट करता रहता है। 7 साल तक भी अगर कोई क्लेम नहीं करता है तो उसके बाद हम उसको आईईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और ये आईईपीएफ अकाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट को बिलोंग करता है, और ये पैसा उसमें से विड्रॉ करके इन्वेस्टर के, सपोज किसी इन्वेस्टर के साथ कुछ गलत हुआ, कुछ फ्रॉड हुआ, उसको एक कॉम्पनसेट करना है, तो इस अकाउंट से पैसा विड्रॉ करा के उसको कॉम्पनसेट कर देती है, ठीक है। यानी पूल ऑफ फंड्स बन गया सारे इंडिया लेवल पे, सारे इन्वेस्टर्स का। जो क्लेम नहीं करवाया गया तो इससे पैसा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड को दे देते हो, ठीक है, राइट। चलिए अब मैं आपको कुछ थोड़ा सा डिटेल में और समझा देती हूँ। अभी तक मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, कॉन्सेप्ट एग्जाम में नहीं आता है, आपके पास ट्रीटमेंट आएगा, आपको ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले आपको सिखाया कि 31 मार्च को प्रपोज डिविडेंड करते हैं, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड होता है, फिर वो करीबन करीबन 30 सितंबर के आसपास, एग्जैक्ट नहीं है ये डेट, 30 सितंबर, अराउंड 30 सितंबर वो डिविडेंड आपका डिविडेंड पेएबल बन जाता है, which becomes current liability। और फिर आप उसको 30 दिन के अंदर अंदर पे कर देते हो, ठीक है। देखो 2020 ठीक है, आपने पे कर दिया सबको सारा डिविडेंड। फिर साल के अंत में 31 मार्च 2021 आपने फिर प्रपोज किया फॉर द नेक्स्ट ईयर, आप फिर प्रपोज कर रहे हो फॉर द नेक्स्ट ईयर, राइट। बच्चों ये प्रपोज डिविडेंड जो है ये हमारे लिए क्या होता है? प्रपोज डिविडेंड को आप कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कहेंगे। दिस इज अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, ठीक है। यानी इस साल जब हमारी पी एंड एल और बैलेंस शीट बनाई गई तो हमने प्रपोज डिविडेंड जो है प्रपोज किया,
हम इसकी कोई एंट्री पास नहीं करते, नो एंट्री विल बी पास्ड। ठीक है, हम इसकी कोई एंट्री पास नहीं करते। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। सपोज इस साल 31 मार्च 20 वाले दिन मैं बैठी हूँ, प्रपोज डिविडेंड हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि 12% का डिविडेंड देंगे। ठीक है, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, सिर्फ हम नोट्स टू अकाउंट्स के नीचे दिखा देंगे जी हमारा विचार है 12% डिविडेंड देने का। ठीक है, साल खत्म हो गया, ये लीजिए ये साल खत्म हो गया। तो यानी इस साल यानी 1 अप्रैल 2020 का डिविडेंड, इसी साल का डिविडेंड दे रहे हो ना 12%। इस साल जितने शेयर थे उस पे 12% का आप डिविडेंड दे रहे हो ना। ठीक है, तो इतने पे 12% आपने डिविडेंड जो है प्रपोज किया है। हालांकि इस साल के डिविडेंड का इस साल कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट मैंने कही अभी आपको, फिर से मैं बोल रही हूँ। इस साल के डिविडेंड का इस साल कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, इस साल के डिविडेंड का अगले साल ट्रीटमेंट होता है। ये नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया ना आपका, यहाँ पे इस डॉटेड लाइन के बाद नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया आपका। तो इस साल का डिविडेंड आपने इस साल प्रपोज किया, साल के एंड वाले दिन सिर्फ 4-5 घंटे बचे थे पूरा साल खत्म होने में, आपने प्रपोज किया और उसको भी आप कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बना रहे हो, कोई एंट्री पास नहीं कर रहे। यानी इस साल के डिविडेंड का आप कोई इस साल कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। इस साल के डिविडेंड का अगले साल आप डिविडेंड पे करेंगे, तो आप एंट्री पास करेंगे जी डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने डिविडेंड पे कर दिया, ये लीजिए हो गया डिविडेंड पे। और ये जो डिविडेंड पे किया है, ये जो पैसा है डिविडेंड का, वो इस साल के अंत में 31 मार्च 2021 को आप P&L अकाउंट में, मतलब स्टेटमेंट ऑफ P&L में एडजस्ट कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिविडेंड। अब आप खर्चे को, क्योंकि आपने खर्चा किया ना, डिविडेंड बांटा, सपोज आपने 1 लाख रुपए का डिविडेंड बांटा, वो 1 लाख रुपए आपका P&L में चला जाएगा कब? अगले साल, यानी 1 साल के बाद P&L में लिखोगे आप उसको। ठीक है, समझ गए। और इस साल का, इस करंट ईयर का डिविडेंड फिर से प्रपोज होगा नेक्स्ट ईयर, यानी इस साल के डिविडेंड का कोई काम नहीं होगा, उसका काम अगले साल पे करेंगे और अगले ही साल P&L में दिखाएंगे। आप समझे ये बात मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? इस साल के डिविडेंड का इस साल कोई काम नहीं होगा, इस साल के डिविडेंड को आप अगले साल 6 महीने बाद पे कर रहे होंगे और 12 महीने बाद आप उसको P&L में दिखा रहे होंगे। ये लास्ट ईयर का डिविडेंड चल रहा है अभी तक, लास्ट ईयर डिविडेंड है ये, लास्ट ईयर। इस साल का डिविडेंड का काम इस साल तो होगा ही नहीं, वो अगले साल होगा। यानी हमेशा डिविडेंड का काम 1 साल लेट चलता है। ठीक है, समझ गए। चलो अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, देखिए सपोज आपको कहा जी प्रपोज्ड डिविडेंड, इकतीस मार्च 2018, 31 मार्च 2017। ठीक है, 18 और 17 2 साल हैं आपके पास। इस साल सपोज 60,000 है और इस साल सपोज 50,000। ठीक है, समझ गए। पहली बात, हम 17-18 में ही बैठे हैं, हम 17-18 वाले साल में ही बैठे हैं। ठीक है, इसी साल के एंड में हमने प्रपोज किया 60,000, इसका हम क्या करेंगे? नो ट्रीटमेंट। इस साल के डिविडेंड का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, शोन एज कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। हम कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं दिखाते हैं? नो, यानी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, नो ट्रीटमेंट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका कोई भी ट्रीटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं होगा करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड का। ठीक है, ये आपका करंट ईयर हो गया ना, तो करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड का इस साल के कैश फ्लो में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। पिछले साल हमने प्रपोज किया था 50,000। ठीक है, पिछले साल हमने प्रपोज किया था 50,000। कोई इंफॉर्मेशन नीचे नहीं दे रखी कि जी शेयर होल्डर ने कितना अग्री किया, 50 अग्री किया कि 55 अग्री किया कि 45 अग्री किया, कुछ नहीं गिवन। आप ये मानेंगे कि शेयर होल्डर अग्रीड 50,000 पे, आप ये मानेंगे कि शेयर होल्डर अग्रीड टू पे 50,000। ठीक है, शेयर होल्डर्स ने कहा जी हम 85,000 दे देंगे। अब 50,000 पे किया तो यानी यू एक्चुअली पेड 50,000 दिस ईयर। लास्ट ईयर का डिविडेंड है, यू पेड दिस ईयर 6 महीने के बाद। तो आप फाइनेंसिंग में क्या करेंगे? डिविडेंड पेड 50,000 माइनस कर देंगे। आपने ये इस साल 30 सितंबर को पे कर दिया
और इसी डिविडेंड को आपने इसी साल के पीएनएल में अंत में जाके स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में डिविडेंड पेड का खर्चा दिखा दिया। दिखाएंगे पैट के बाद ही, पैट के बाद जो डिविडेंड आप करते हो ना माइनस, वो यही वाला डिविडेंड माइनस करोगे। तो आप ऑपरेटिंग में क्या करोगे, जो आप पीबीटी निकालते हो उसमें ऊपर प्लस कर दोगे डिविडेंड पेड 50,000। समझ गए? जो आप पीबीटी निकालते हो उसमें आप डिविडेंड प्लस कर दोगे 50,000। ठीक है, ये दो ट्रीटमेंट समझ आ गए आपको? ये सबसे कॉमन पॉइंट आपको मिलेगा कैश फ्लो में, सबसे कॉमन यही वाली लाइन आने वाली है आपके पास। कॉम्प्लिकेशंस भी थोड़ी करवाऊंगी इसमें अभी, ये सबसे सिंपल चीज है। ठीक है, करंट ईयर का कोई ट्रीटमेंट नहीं, करंट ईयर का तो सब कुछ भूल जाओ, इसका कुछ नहीं करना। करंट ईयर का सारा काम सिर्फ प्रीवियस ईयर का करना होता है। ठीक है, करंट ईयर इक्विटी का कुछ नहीं करना, फाइनल की बात करिए बच्चों। ठीक है, तो 50,000 पिछले साल आपने कहा कि हम देंगे, प्रपोज किया इतना, शेयर कुछ गिवन नहीं है तो आप एज्यूम करेंगे शेयर होल्डर ने 50,000 अग्री कर लिए, क्योंकि यूजुअली शेयर होल्डर हाँ ना करते रहते हैं बस। ठीक है, वो कहते हैं जितना पैसा दे दे, हाँ, वो उसको ना कम ही कहते हैं। ठीक है, राइट। तो डिविडेंड आपने पे कर दिया 50,000 इस साल, और इस साल आपने पीबीटी में प्लस भी कर दिया। ठीक है, पीबीटी में प्लस करेंगे पीबीटी निकालने के लिए। ठीक है, मेक सेंस? बाई चांस शेयर होल्डर का नहीं जी 48,000 रुपए दो, 50 तो ज्यादा हो गया, 48,000 रुपए का डिविडेंड दो, तो बस इस यहाँ पे हर जगह 48,000 से काम हो जाएगा। बस फिर 48,000 से काम हो जाएगा, 50 भूल जाओ। वैसे भी ये तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी थी, एक्चुअल मटीरियलाइज हुई 48,000, तो 48 पे काम करेंगे। ठीक है, मेक सेंस? एक और देखिए, सपोज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रपोज डिविडेंड 40 और 30 है, और दूसरा दिया हुआ है इंटरिम डिविडेंड पेड ₹25,000 ड्यूरिंग द ईयर ऑन इक्विटी। ठीक है, आपको दो चीजें गिवन है। कहता है जी प्रपोज डिविडेंड इस साल का 40,000 है, लास्ट ईयर का 30,000 है, और आपने इस साल 25,000 का इक्विटी पे इंटरिम डिविडेंड और पे किया। ठीक है, आपके पास दो चीज आती है, ऑपरेटिंग में आप जो पीबीटी निकालेंगे वो, और एक फाइनेंसिंग, दो ही जगह ट्रीटमेंट होगा। दैट्स इट, दो ही जगह ट्रीटमेंट होगा। इस करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड का कोई ट्रीटमेंट नहीं होने वाला, ये तो वैसे भी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है, ये कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे आप। ठीक है, इसका आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। ठीक है, पिछले साल का 30,000 आपने प्रपोज किया, तो जरूर इस साल पे कर दिया होगा पिछले साल का प्रपोज। आप कहेंगे जी डिविडेंड पेड, ये फाइनल है, प्रपोज वाला जो होता है फाइनल होता है, फाइनल डिविडेंड पेड 30,000 आपने पे किया तो माइनस, और इस फाइनल डिविडेंड पेड को आप ऊपर पीबीटी निकालने के लिए जो प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट होता है उसमें ऐड कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, हो गया फाइनल डिविडेंड का 30,000 का काम। अब कहते हैं इंटरिम डिविडेंड 25,000 पेड ड्यूरिंग द ईयर, इंटरिम डिविडेंड 25,000 पे किया, तो ये भी पे किया आपने, ये इस साल का इस साल पे किया, तो इंटरिम डिविडेंड आप पे कर देंगे 25,000
और यही इंटरिम डिविडेंड आप ऊपर भी ऐड कर देंगे। ठीक है, ये प्लस हो जाए। क्लियर होगी बात? समझ आ गया बच्चों इतना कॉन्सेप्ट? क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? So can I add some, technical point into it? Can I add a technical point into it? यहाँ तक समझ आ गया ना? ओके आपको क्या हुआ है? एक और पॉइंट गिवन आपको, थर्ड पॉइंट कहता है कि जी इस साल आपके पास एक ऑलरेडी पड़ा अलमारी में, वो दे देना, सफेद से रंग का है, एक फाइल शायद वैसे और भी पड़ी है। अगर वो आपको कहता है कि अनक्लेम्ड डिविडेंड जो है और 31 मार्च 18 इज 5000, अनक्लेम्ड डिविडेंड जो है वो 5000 है 31/3/18 को। इसका मतलब क्या हुआ? करंट ईयर का तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसको तो भूल ही जाओ। करंट ईयर के डिविडेंड का कोई काम नहीं करना होता। पिछले साल आपने 30,000 31 मार्च को डायरेक्टर्स ने कहा जी हम पैसा देंगे 30,000। 30 सितंबर को हमने उसमें से 30,000 के 30,000 देने की कोशिश की, लेकिन 5,000 रुपए ऐसे थे जो हम दे नहीं पाए। 5,000 रुपए ऐसे थे जो हम दे नहीं पाए। कारण क्योंकि 5,000 वाले शेयर होल्डर हमें मिले नहीं। ठीक है, हमें मिले ही नहीं 5,000, यानी हमने अभी सिर्फ 25,000 ही पे किए। अनक्लेम्ड का मतलब जो क्लेम नहीं हुआ, जो पैसा हमने नहीं दिया। तो 5,000 के हमने अभी डिविडेंड नहीं दिया, तो 30 में से 5 नहीं दिया, तो आपने सिर्फ 25 का पे किया। आपने सिर्फ 25,000 का डिविडेंड पे किया, क्योंकि 5,000 का भी क्लेम हुआ नहीं है डिविडेंड। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट में आप कितना दिखाओगे? प्रॉफिट में आपने पूरे 30 माइनस किए होंगे। आप पीएनएल में, क्योंकि आपने वो पैसा तो अलग रख ही दिया ना, सिर्फ पे नहीं किया, तो क्या बात हो गई? आपने अपने पीएनएल में से खर्चा तो 30,000 का निकाल ही दिया, वो आप आज पे नहीं करे तो 7 साल के बाद आईपीएफ में ट्रांसफर कर दोगे। पैसा तो आपके हाथ से नहीं जाएगा, क्या हुआ, लेकिन खर्चा तो आपका 30,000 हो गया ना। अब ऐसा थोड़े 5,000 आप प्रॉफिट कमाओगे और पार्टी करोगे 5,000, वाओ हमें कुछ क्रेडिट, हमें कुछ शेयर होल्डर नहीं मिले तो हम इसकी पार्टी करते हैं। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। वो कह रहे जी मिले शेयर होल्डर या नहीं मिले, हमारे हाथ से तो पैसे जाने ही है। आज की बजाय 7 साल बाद चले जाएंगे पैसे। हमें अपना प्रॉफिट तो सेट साइड करके रखना ही पड़ेगा ना 30,000। तो प्रॉफिट में पूरा 30,000 हमने प्लस किया, माइनस किया होगा। ठीक है, जब आपने पीएनएल अकाउंट बनाया होगा, मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाया होगा, तो आपने पूरे 30,000 लिखे होंगे, लेकिन एक्चुअली हमने पे कितना किया? बैंक से कितने गए? 25,000। ठीक है, मेक सेंस? क्लियर हो गया? तो अनक्लेम्ड का मतलब होता है अनपेड, इसको कई बार अनपेड भी कह देते हैं। ठीक है, अनपेड डिविडेंड, कि 5,000 अनपेड डिविडेंड का मतलब है कि ये पैसे आपने अभी तक नहीं दिए। ठीक है, तो यानी 30 का कहा था, 5 नहीं दिए, तो 25,000 आपने दे दिए, तो 25,000 पेमेंट आ गई, और 25,000 का आप ऊपर 25 नहीं, ऊपर 30 ही 30 दिखाएंगे। ठीक है, राइट? बच्चों डिविडेंड इतना इजी कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ा सा आप ना मेहनत करेंगे, ऐसे नहीं आप लोग ऐसी बहुत इसको लाइटली ले रहे हैं। आप उसको घर जाके 2 बार 3 बार पढ़िए,
अभी तो मैंने खाली कॉन्सेप्ट समझाया, इलस्ट्रेशंस करवाऊंगी तो समझाऊंगी मैं कॉन्सेप्ट दोबारा। मतलब मैं अग्री करती हूँ इस बात से कि शायद आप में से कुछ बच्चे कहें कि मैम 100% अभी भी क्लियर नहीं हुआ, होगा भी नहीं अभी। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो साथ साथ आप क्वेश्चन में ट्रीटमेंट देखते जाइएगा कि ऐसे कैसे ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है, वो आपको समझना है ट्रीटमेंट, राइट। जैसे मैंने अभी इसमें 3 चीजें डिविडेंड के बारे में एक साथ बता दी, तो शायद इतना मुश्किल नहीं आता कि 3 चीजें एक साथ इतनी मुश्किल दें आपको, ठीक है। बट फिर भी यू नेवर नो कि कौन सा क्वेश्चन कब मुश्किल आ रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को प्रिपेयर करवाना चाहती हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आप मुश्किल कर लेंगे तो इजी आपको इजी लगेगा, अगर आप डिफिकल्ट लेवल नहीं करेंगे तो फिर आपको इजी भी बहुत मुश्किल लगेगा, फिर आपसे वो भी नहीं होगा, ठीक है। मेक सेंस? ये क्लियर हो गया बच्चों पॉइंट ये वाला, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लें हम। यस मैम, एक एग्जांपल और ले लीजिए आप। ठीक है, चलिए अब करें इसको, कैसे करेंगे? क्वेश्चन समझ आ गया? इक्विटी शेयर कैपिटल पिछले साल 8 लाख था, इस साल 10 लाख है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पिछले साल 10 लाख था, इस साल भी 10 लाख ही है, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड आपका 10% टू 10%, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका, अब देखिए ये प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी है, प्रेफरेंस के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, इक्विटी के बारे में बता रहा है, तो प्रेफरेंस का तो फॉर श्योर आपको देना ही पड़ेगा, तो आप ऑपरेटिंग का काम कर लीजिए, फाइनेंसिंग का कर लीजिए। ऑपरेटिंग में प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट, ठीक है। कितना डिविडेंड आप देंगे प्रेफरेंस का? 10 लाख ही है, 10 लाख का 8%, 10 लाख का 8% 80,000 रुपए प्लस करेंगे, और फाइनेंसिंग में प्रेफरेंस डिविडेंड पेड 80,000 माइनस करेंगे, ठीक है। समझ गए? अब इक्विटी की बारी आती है। करंट ईयर के 10% का कुछ नहीं करना, ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, लेकिन पिछले साल 10% था। अब आप मुझे सोच के बताइए, ये 10% 10 लाख का लूं कि 8 लाख का लूं? ये जो पिछले साल मैंने 10% डिविडेंड देना था, ये 10% 10 लाख का ले या 8 लाख का ले? अब आप ये सोचिए। सोच लिया आप लोगों ने? ये जो 10% डिविडेंड है, आप ये 10 लाख का तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो करंट ईयर का 10 लाख है।
यानी जो 2 लाख बढ़े हैं वो इसी साल इंक्रीज हुए हैं। आप तो ये पिछले साल का डिविडेंड दे रहे हो, जो पिछले साल पूरा साल रहा, पिछले पूरा साल तो 8 लाख ही रुपए रहे ना। 2 लाख बढ़ा है तो वो इसी साल इंक्रीज हुआ ना, चाहे पहले ही दिन इंक्रीज हुआ। और वैसे भी इशू हम सबसे आखिर में लेते हैं, रिडम्पशन साल के पहले दिन अज्यूम करते हैं, ठीक है। इशू हम क्या करते हैं, अज्यूम साल के अंत वाले दिन, और रिडम्पशन पहले वाले दिन अज्यूम करते हैं, ठीक है। ये हमारी स्टैंडर्ड अजम्पशन होती है कैश फ्लो में। तो ये आप 8 लाख का 10%, 80,000 रुपए का आपने प्रपोज किया पिछले साल, इस साल आपने पे किया होगा। फाइनल डिविडेंड ऑन इक्विटी 80,000 पे किया, और ऊपर प्लस करेंगे फाइनल इक्विटी डिविडेंड 80,000, ठीक है। समझ गए बच्चों, क्लियर हो गया? हाँ जी, कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। 80,000 नीचे माइनस हो जाएंगे और ऊपर प्लस हो जाएंगे, ठीक है। राइट समझ आ रहा ना बच्चों आप लोगों को, ठीक है। तो मैंने आपको ये क्या बताया, जो 2 लाख रुपए है क्या मानते हैं हम लोग, इशू वी एज्यूम एट द एंड ऑफ द ईयर। कुछ गिवन है क्वेश्चन में तो उसी हिसाब से एज्यूम करेंगे। इफ नथिंग इज गिवन देन व्हाट आर आवर स्टैंडर्ड assumptions? इशू वी कंसिडर, चाहे इशू ऑफ शेयर हो, इशू ऑफ प्रेफरेंस हो, इशू ऑफ डिबेंचर हो, इशू वी कंसिडर एट द एंड ऑफ द ईयर। And redemption at beginning of year, ठीक है। यानी ये 1 अप्रैल, सॉरी ये 31 मार्च एज्यूम करते हैं, और ये 1 अप्रैल, ठीक है। मेक सेंस? बच्चों आज का लेक्चर भी बहुत हैवी था, मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं करवा रही हूँ, आज भी बस मैं इतना ही करवाऊंगी। इसका रीजन ये है कि आप जो है आज और कल दोनों का लेक्चर कंपाइल करके अच्छे से पढ़ेंगे, और कल हम फिर फुल फ्लेज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अब करने, ठीक है। फुल फ्लेज अभी नहीं आएंगे, फाइनेंसिंग के 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, फिर फुल फ्लेज पे मूव करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए मैं एक दिन में बहुत सारा करवाऊं और आपको कुछ भी समझ नहीं आए। आज आप ये सारी चीजें रिवाइज करेंगे घर पे, ठीक है। दोनों कॉन्सेप्ट, दोनों दिनों के कॉन्सेप्ट को आप कंबाइन करके पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। मेक सेंस? तो आज मैंने आपको डिविडेंड का कॉन्सेप्ट अब आपके हिसाब से, आपके लेवल के हिसाब से पूरा करवा दिया है, और जैसे जैसे अब आपके क्वेश्चंस में डिविडेंड आता रहेगा मैं बार बार फिर सारा समझाती रहूंगी आपको, ठीक है। राइट, बट इट डजंट मीन कि आप उसको नहीं पढ़े कि मैम करवाएंगे तो सही, ठीक है। बट आपको वो तभी समझ आएगा जब वो आपने पहले पढ़ा होगा अच्छे से, राइट। मेक सेंस? चलिए ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही करवा रही हूँ मैं आपको। मैंने आपको डिविडेंड का प्रैक्टिकल जो है पोर्शन सारा करवा दिया है। अब कल हम फाइनेंसिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टिंग हमारा कंप्लीट हो गया था, ऑपरेटिंग हम पहले ही कर चुके हैं। अब आज आप 2 दिन ऑफ फाइनेंसिंग कर लेंगे, एक ही दिन लगेगा मेरे अकॉर्डिंग फाइनेंसिंग में। 2 ही क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहे हैं वैसे, लेट्स चेक आउट कि 3 भी हो तो 2 क्वेश्चन करके फिर हम फुल फ्लेज पे मूव करेंगे। फुल फ्लेज मैंने आपको 2 भी अच्छे से करवा दिया तो आपको चैप्टर आ गया इसका मतलब, ठीक है। चलिए ठीक है फिर बच्चों, ओके बाय बाय, डू प्रैक्टिस, डू स्टडी दीज थिंग्स, ठीक है।